हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये SAIM के नाम से भी है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, या कुछ कोर्सेज में ये केवल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से भी है। ठीक है, तो नाम अलग अलग है बट कंटेंट इज सेम। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा 21st लेक्चर वीडियो है। 20 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड आज मेरा 21वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले कुछ लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो पिछले जो कुछ लेक्चर्स थे उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट सेकेंडरी मार्केट। हम लोग जो चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट या कह लीजिए स्टॉक मार्केट का जो चैप्टर है वो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट ओरिजिन। ये जो स्टॉक मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, क्या इसके फंक्शन है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, एंड ट्रेडिंग कैसे होती है सिक्योरिटीज की, डिपॉजिटरी या कह लीजिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेटलमेंट सिस्टम क्या है, इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, उनका सेटलमेंट कैसे होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के मेरिट्स डीमेरिट्स, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद मैंने लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। लिस्टिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट्स भी हमने पढ़ा था। एंड डी लिस्टिंग क्या है, डी लिस्टिंग क्यों होती है, क्यों कोई कंपनी के जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज से डी लिस्ट हो जाते हैं, मतलब उन्हें स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर दिया जाता है, तो इसके क्या रीजन है। तो ये सब हमने डिटेल में पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ओरिजिन कहां से हुआ, क्यों एस्टैब्लिश किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेडिंग हम समझेंगे, सर्विलेंस सिस्टम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, यानी कोई भी धोखाधड़ी ना हो, कोई भी गलती ना हो, डिफॉल्ट ना हो, इसके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या प्रोटेक्शन के स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये सब हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आने वाले लेक्चर में हम NSE, OTCI, NSDL के बारे में पढ़ेंगे। आज फिलहाल हम BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था 1857 में। ठीक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इनिशियली कब स्टैब्लिश हुआ था, 1857 में। एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। ठीक है, इसको जब स्टैब्लिश किया गया था, इसको जब ऑर्गेनाइज किया गया था, इट वाज अंडर द नेम द नेटिव स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर एसोसिएशन। ठीक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इनिशियली ये एक एसोसिएशन के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका नाम क्या है, नेटिव स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया था। एंड इट वाज एन वॉलेंट्री एंड अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन। ये एक वॉलेंट्री यानी अपनी इच्छा से कुछ ब्रोकर्स ने एक एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, तो एक वॉलेंट्री एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इसका उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं था, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1857 में इनिशियली स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको जो रिकॉग्निशन है, जो परमानेंट बेसिस पे जो रिकॉग्निशन है वो 1857 में मिली, सॉरी 1957 में मिली। ये बात समझ में आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इनिशियली इसका नाम क्या था, द नेटिव स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन के रूप में इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था, बट इसको परमानेंट बेसिस पे जो रिकॉग्निशन है वो 1957 में मिली। ठीक, एंड एक खास बात क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का ही नहीं, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। ये इंडिया का तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ही, बट दिस इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्यों स्टैब्लिश किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, बताइए क्या उद्देश्य था। वैसे आप स्टॉक मार्केट वगैरह पढ़ चुके हैं तो आप समझ रहे होंगे इसका क्या उद्देश्य था। इसका वही उद्देश्य था जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश करने का पर्पस था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है सिक्योरिटीज की, ठीक है, जो भी परचेज हो रहा है, जो भी सेल हो रहा है सिक्योरिटीज का, उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके।
ठीक है। एंड जो भी ट्रेडिंग हो रही है, चाहे वो शेयर की हो, म्यूचुअल फंड की हो, डिबेंचर की हो या डेट इंस्ट्रूमेंट की हो, इन सब की परचेजिंग सेलिंग क्या हो, स्ट्रीमलाइन किया जा सके, सही किया जा सके, सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएससी। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पब्लिक, यानी जो पब्लिक है उनका जो भी इंटरेस्ट है, यानी उनके जो हित हैं उनकी रक्षा की जा सके। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उनके साथ कोई गलत चीजें ना हो। ठीक है, इन्वेस्टर का जो हित है वो प्रोटेक्टेड रहे। जो भी इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं उनके साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज का क्या था कि एक वेल रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का तीसरा पर्पस क्या था, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक वेल रेगुलेटेड मार्केट को प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए एंड मेंटेन किया जाए। ठीक है, फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज, यानी इन्वेस्टर सिक्योरिटीज में डील कर सके, इसके लिए एक वेल रेगुलेटेड मार्केट को एस्टैब्लिश किया जाए, मेंटेन किया जाए एंड प्रमोट किया जाए। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव था। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश करने का, वो ये था कि इंडिया में क्या हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब आप सोच होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या रिलेशन, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। देखिए, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कैपिटल। ठीक है, उनको चाहिए फंड। ठीक है, एंड पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास है फंड। तो अगर कोई रिकॉग्नाइज एक वेल एस्टैब्लिश, जहां पे प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइन मैनर में जहां पे ट्रेडिंग होती हो, अगर कोई ऐसा स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स क्या है, शेयर खरीदेंगे ही नहीं। शेयर खरीदेंगे ही नहीं तो कंपनीज के पास फंड पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, और कंपनीज के पास फंड नहीं पहुंचेगा, इंडस्ट्री के पास फंड नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कंपनीज को पैसा ही नहीं मिल पाएगा जिससे वो अपने और मशीनरी और प्लांट सेटअप कर पाए, अपनी मशीनरीज को और मॉडर्नाइज कर पाए, अपने प्लांट को और मॉडर्नाइज कर पाए, नहीं मिल पाएगा ना। तो बेसिकली ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो चौथा ऑब्जेक्टिव हो ये यही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री नहीं, फिलहाल इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और ज्यादा प्रमोट करना। और कैसे प्रमोट करना, बाय रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक है उनके पास क्या है, उनके पास रिसोर्स है। ठीक है, पब्लिक के पास क्या है, रिसोर्स है, यानी कैपिटल है, उसको मोबिलाइज करना, यानी उस कैपिटल को इंडस्ट्री तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये जो है दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीच में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज ही तो है, पब्लिक के पास पैसा है पर वो शेयर खरीदेगी तब वो पैसा किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा ना। तो वही ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पर्पस था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कैसे, बाय रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज जो है उनको मोबिलाइज करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब पढ़ेंगे कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट उससे पहले जरा मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ये मैंने कर लिया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में समझते हैं। तो अगले लेक्चर में जब मैं आपको एनएससी बताऊंगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताऊंगी ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि जो एनएससी है उनका जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है नीट, NEAT, नीट। ठीक है, और ऐसे ही जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनका जो सॉफ्टवेयर है जिसपे ट्रेडिंग होती है उसका नाम है बोल्ट। तो नीट एंड बोल्ट कहते हैं, नीट, NEAT, नीट एंड बोल्ट। नीट क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो एनएससी है उसका जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है नीट, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है बोल्ट। ठीक है, तो यही इनका ट्रेडिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग सिस्टम की बात करें, तो मार्च 1995 में बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हुई थी। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब समझ रहे हैं ना, कि कंप्यूटर स्क्रीन हो, उस पर सारी कंपनीज के नाम लिखे हो, उनकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो, वॉल्यूम हो, बाय प्राइस, सेल प्राइस, ये सब लिखे हो। तो स्क्रीन के थ्रू जब हम ट्रेडिंग करें तो दैट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, तो मार्च 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू की थी। ठीक है, एंड ये किसके थ्रू, बोल्ट, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग, सॉरी बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग, इनका जो सॉफ्टवेयर था उसका नाम था बोल्ट, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। और ये जो बोल्ट है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि बेस्ट बिड प्राइस एंड बेस्ट ऑफर प्राइस मैच हो सके। मैंने पिछले लेक्चर वीडियोस में बताया ना किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैचिंग होती है। जो ट्रेडिंग होती है, खरीदना बेचना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो कैसे होती है, मैचिंग से होती है।
मैचिंग मतलब सपोज करिए मैं बायर हूं, मैंने खरीदने का रेट लगाया और एक सेलर है, उसने बेचने का रेट लगाया, तो जो सॉफ्टवेयर है वो फिर मैचिंग करता है। जैसे सपोज करिए मैंने कोई शेयर 101 रुपए 80 पैसे पे बाय का लगाया और एक सेलर है, उसने 101 रुपए 80 पैसे पे बेचने का लगाया है, तो यानी ये सेम रेट हो गया ना, तो ये मैचिंग हो जाएगी और तब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ट्रेड क्या हो जाएगा? ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो वही है, ये जो बोल्ड जो सॉफ्टवेयर है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बेस्ट बिड प्राइस एंड ऑफर प्राइस की मैचिंग हो सके। एंड ये जो बोल्ट है, बीएससी ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेडिंग का ये जो सॉफ्टवेयर है, इट हैज नेशन वाइड नेटवर्क, यानी पूरे देश में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। जितने भी ट्रेडिंग के वर्क स्टेशन है, ठीक है, जितने भी ट्रेडिंग के टर्मिनल है, वो सब मेन कंप्यूटर, और मेन कंप्यूटर कहाँ पे है? मुंबई में। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। तो जितने भी ट्रेडिंग के वर्क स्टेशन है पूरे इंडिया में, जितने भी ट्रेडिंग के वर्क स्टेशन है, वो सब किससे कनेक्टेड है? मेन कंप्यूटर जो मुंबई में है उससे कनेक्टेड है थ्रू वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग इन बीएससी, राइट। अब आपके लिए एक क्विज है, एक छोटा सा क्विज है, जो आप, अगर आपकी बुक में दिया है तो बुक से देख के मुझे आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, या आप गूगल भी करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बट मिल जाएगा आंसर। ठीक है, आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑफ बीएससी, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस समय मतलब फरवरी 2024 में कितने नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं? स्क्रिप्ट मतलब कितने शेयर लिस्टेड हैं। सवाल समझ में आया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस समय फरवरी 2024 में कितने शेयर लिस्टेड हैं? तो आपको थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देती हूँ। जैसे मार्च 1995 में 4702 शेयर लिस्टेड थे, मार्च 1998 में 5853 शेयर लिस्टेड थे। तो आपको बताना है कि फरवरी 2024 में कितने शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है, ये आज का क्विज है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सर्विलेंस सिस्टम की। सर्विलेंस मतलब निगरानी रखना। ठीक, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, करोड़ों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, करोड़ों लोग शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी तो हैं, बट वो जनरली नहीं होते हैं फ्रॉड। क्यों? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज प्रॉपर सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी रखना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जितने भी ट्रेड होते हैं इनके स्टॉक एक्सचेंज में, उस पर प्रॉपर निगरानी रखता है। देयर इज अ सेपरेट सर्विलेंस डिपार्टमेंट इन द स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे सेपरेट सर्विलेंस डिपार्टमेंट है, यानी इस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि जितने भी ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में उन सब पे निगरानी रखना। ठीक है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो सर्विलेंस डिपार्टमेंट है स्टॉक एक्सचेंज का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि टू प्रोवाइड द फ्री एंड फेयर मार्केट, यानी लोगों को फ्री एंड फेयर मार्केट मिले, यानी ऐसा मार्केट जिसमें कोई भी धोखाधड़ी ना हो रही हो, और अगर कुछ अनसिस्टमैटिक रिस्क है तो उसे रिड्यूस किया जा सके, एंड अगर कुछ रिस्क है तो उसे मैनेज किया जा सके। तो ये पर्पज है सर्विलेंस डिपार्टमेंट का। एक और पर्पज है टू कीप अ क्लोज वॉच ओवर द प्राइस मूवमेंट। अगर किसी शेयर की प्राइस बहुत तेजी से अगर मूव कर रही है, अप डाउन हो रही है, तो उसकी प्राइस पे भी क्लोज वॉच रखना। ठीक है, एंड अगर कोई प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है या प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है, प्राइस रिगिंग हो रही है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन करे, यानी पता करे पहले कि कहां पे प्राइस वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, प्राइस रिगिंग मतलब जानते हैं ना? प्राइस रिगिंग मतलब कि अगर सपोज करिए कुछ पार्टीज, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या कोई स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हों, अगर कुछ पार्टीज मिलके किसी शेयर की प्राइस इन्फ्लेट, या कंपनी हो, ठीक है, कंपनी या इन्वेस्टर्स या कह लीजिए स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, अगर ये लोग मिलके किसी शेयर की प्राइस फिक्स करने की कोशिश करें या किसी शेयर की प्राइस को इन्फ्लेट करने की कोशिश करें, जबरदस्ती किसी शेयर की प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है ना, इसको कहा जाता है प्राइस रिगिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है प्राइस रिगिंग। अगर कुछ पार्टीज मिलके शेयर की प्राइस को फिक्स करने की कोशिश करें या जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करें, बिना किसी न्यूज के बढ़ाने की कोशिश करें, तो इसको कहा जाता है प्राइस रिगिंग। तो इन सब चीजों पे भी क्लोज वॉच रखना। ठीक है, इनको देखते रहना, प्राइस मूवमेंट जो शेयर्स का हो रहा है उन पे भी क्लोज वॉच रखना। तो ये सब काम होता है सर्विलेंस डिपार्टमेंट का। ठीक है, एंड सर्विलेंस डिपार्टमेंट, ये जो प्राइस सर्विलेंस है, ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे कैरी ऑन करता है?
इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज दो कह लीजिए टूल यूज करता है, या दो मेथड्स या दो तरीके कह लीजिए यूज करता है। एक है सर्किट फिल्टर, जिसको सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, सर्किट फिल्टर कहिए या सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है, एंड दूसरा है मार्जिन। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिनसे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एक सर्विलेंस बना के रखता है अपने शेयर्स पे। ठीक है, अब ये क्या होता है ये अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, सर्किट फिल्टर या सर्किट ब्रेकर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ये अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक, चलिए, पर उससे पहले आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, एंड सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब फरवरी 2024 तक, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल पे, ये सब्जेक्ट अपलोडेड है, इनके वीडियोस अब अपलोडेड है, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे है। ठीक है, तो जरूर मेरे दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन पे भी मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए इन लेक्चर वीडियोस को। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस है उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सर्किट फिल्टर या कह लीजिए सर्किट ब्रेकर ये क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सर्किट फिल्टर या सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर या सर्किट फिल्टर क्या होते हैं, ये एक रेंज होते हैं, रेंज होता है विद इन विच द ट्रेडेड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कैन वेरी ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी कोई भी शेयर की जो प्राइस है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर डे में इसी रेंज में वेरी कर सकती है, तो इसी को कहा जाता है सर्किट फिल्टर। अगर उसकी प्राइस इससे ऊपर बढ़ गई या इससे नीचे, शेयर की प्राइस घट गई, इससे नीचे घट गई ना, तो यानी कुछ मैनिपुलेशन हुआ है प्रीवियस डे की प्राइस से। यानी कल ये जो शेयर था, ये कल जिस रेट पे बंद हुआ था, एक्स रेट पे सपोज करिए ये शेयर कल बंद हुआ था, उस रेट से फिर ये चीज कैलकुलेट की जाती है कि रेंज क्या होगा, आज के लिए इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो सर्किट फिल्टर या सर्किट ब्रेकर बेसिकली एक रेंज होता है, और शेयर की प्राइस इसी रेंज के बीच में आज ट्रेड हो सकती है। अगर इस रेंज को क्रॉस करती है तो क्या होता है, इस शेयर की प्राइस में हॉल्ट लग जाता है। हॉल्ट मतलब इसकी शेयर की जो ट्रेडिंग है उसे रोक दिया जाता है। अब ये रोका जो है कुछ मिनट के लिए भी रोका जा सकता है या पूरे दिन के लिए भी रोका जा सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सर्किट फिल्टर या सर्किट ब्रेकर। पूरे मार्केट में भी ब्रेकर लग सकता है, मार्केट में भी सर्किट लग सकता है। ये जो निफ्टी है, ठीक है, हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी है या जो सेंसेक्स है, पूरा निफ्टी या सेंसेक्स में भी ब्रेकर लगे होते हैं, सर्किट लग सकता है। ठीक है, अगर अचानक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जाने लगे या अगर फॉल करने लगे तो उसमें भी सर्किट लगते हैं, एंड सेंसेक्स में भी सर्किट लगते हैं। तो ये जो फिल्टर का जो परसेंटेज है, ये पहले से ही एक्सचेंज ने इंटर किया होता है सॉफ्टवेयर में, कि ये फिल्टर या जो कह लीजिए जो ब्रेकर है ये कितने परसेंटेज पे लगेंगे। तो ये कह लीजिए ये जो ट्रिगर के परसेंटेज होते हैं, ये 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 20% हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे अगर उस शेयर ने या कह लीजिए पूरे के पूरे इंडेक्स ने इस सर्किट को ब्रेक किया तो क्या होगा, ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी। ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए या अगले पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड सर्किट ब्रेकर। तो इस सर्किट ब्रेकर बेसिकली प्राइस में मैनिपुलेशन ना हो, इस पर्पज से ये ब्रेकर्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सर्किट फिल्टर, ये पहला तरीका है। दूसरा क्या है, मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, देखिए एक तो है कि हम शेयर खरीद रहे हैं, हम कैश पे खरीद सकते हैं। मतलब अगर मुझे 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं, ठीक है, 1000 शेयर है, 100 रुपए पर शेयर की प्राइस है, तो यानी 1 लाख रुपए लगे। तो 1 लाख के शेयर खरीदने हैं तो मेरे पास कैश अगर 1 लाख रुपए है तो मैंने उसके शेयर खरीद लिए। ठीक, तो ये हो गया कैश में खरीदना। दूसरा क्या है, मार्जिन पे खरीदना। मार्जिन पे खरीदने का मतलब क्या है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं है 1 लाख रुपए, मेरे पास कुछ अमाउंट है। सपोज करिए मेरे पास 10,000, एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरे पास 10,000 है, ठीक है, इतना है। तो मैं अपना जो ब्रोकर है, ठीक है, जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो भी ब्रोकर है, उसको मैंने 10,000 रुपए अकाउंट में, मतलब अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने 10,000 रुपए रखे हुए हैं, और जो ब्रोकर है वो मुझे अलाउ कर देगा कि मैं 1 लाख के शेयर परचेज कर सकती हूँ।
ठीक है। लेकिन हम जानते हैं जो शेयर की प्राइस है उसमें तो हैवी मूवमेंट होता है, और बहुत शेयर मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो ठीक है, वो शेयर ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, बट मेरे खरीदते वो शेयर अगर नीचे आने लगा तो, अचानक वो शेयर एकदम क्लैश हो गया तो तब क्या होगा? तो उस केस में तो क्या पता वो 10,000 के भी नीचे चला जाए। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जो मेरा जो ब्रोकर है, जो स्टॉक ब्रोकर है, उसका रिस्क हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने तो 1 लाख के शेयर खरीदे हैं, उसके लिए केवल 10,000 रुपए दिया है। ठीक, तो यही होता है मार्जिन सिस्टम। बट मार्जिन जो होता है इसको फिर बढ़ा करके कंपनीज, अगर इस तरीके की मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, शेयर की प्राइस का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है ये मार्जिन बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक, तो मार्जिन क्या है? मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू पे अ पोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट, यानी जो भी आप टोटल अमाउंट 1 लाख के शेयर खरीद रहे हैं, उसको खरीदने के लिए जो भी आप स्मॉल अमाउंट जो भी है उसका एक सर्टेन पोर्शन जो जमा करते हैं, जमा करते हैं क्या मतलब अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं, उसी को कहा जाता है मार्जिन। या कह लीजिए इनिशियल टोकन पेमेंट जो आप देते हैं उसको कहा जाता है मार्जिन। ठीक, तो ये भी एक तरीका है जिससे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब सर्विलेंस, यानी मतलब निगरानी रखता है शेयर्स की प्राइस पर। ठीक है, कि ताकि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई इन्वेस्टर या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी पार्टीज हैं, ये जो शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, इससे रिलेटेड जो भी पार्टीज हैं, इससे रिलेटेड है आपका ब्रोकिंग हाउस, जो भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है वो इससे रिलेटेड है, आपका इन्वेस्टर इससे रिलेटेड है, बैंक इससे रिलेटेड है, आपके क्लियरिंग हाउस इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जितनी भी पार्टीज स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, उनके हितों की रक्षा हो, उनके जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ कोई भी डिफॉल्ट ना हो, धोखाधड़ी ना हो। तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने ये 5 रास्ते, ये कह लीजिए 5 मेथड्स हैं, या कह लीजिए 5 रास्ते हैं निकाले हैं, 5 वेज हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला कस्टमर प्रोटेक्शन फंड, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसने कस्टमर प्रोटेक्शन फंड स्टैब्लिश किया है, ट्रेड गारंटी फंड स्टैब्लिश किया है, ब्रोकर कंटीजेंसी फंड स्टैब्लिश किया है, इंश्योरेंस कवर किया है, इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस किया है। ठीक है, तो ये 5 वेज हैं, ये 5 तरीके हैं जिससे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रोटेक्ट करता है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिफॉल्ट, उनके साथ कोई डिफॉल्ट ना हो, गलत ना हो, धोखाधड़ी ना हो। तो ये 5 वेज हैं, इनके थ्रू करता है। अब ये जो वेज हैं इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कस्टमर प्रोटेक्शन फंड। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, कस्टमर प्रोटेक्शन फंड को सेटअप किया गया था इस उद्देश्य से कि जो इन्वेस्टर है, जो कस्टमर है, वो इंश्योरेंस मिल जाए उसको इन केस द डिफॉल्ट बाय अ मेंबर, यानी अगर कोई स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है वो अगर डिफॉल्ट कर जाए, वो अगर धोखा दे जाए, तो इन्वेस्टर के हितों की रक्षा हो, इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो इस पर्पज से इस फंड को एस्टैब्लिश किया गया, कस्टमर प्रोटेक्शन फंड। तो ये पहला तरीका है। दूसरा क्या है? ट्रेड गारंटी फंड। तो ट्रेड गारंटी नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रेड गारंटी यानी अगर कोई ट्रेड हुआ है, ठीक है, कोई बाय सेल हुआ है, तो वो गारंटीड, जो बायर है उसके पास गारंटीड वो शेयर आ जाएं, और जो सेलर है उसके पास गारंटीड क्या हो, कैश पहुंच जाए। ठीक है, और कोई भी ट्रेड टाइमली कंप्लीट हो जाए, इस पर्पज से इस ट्रेड गारंटी फंड को एस्टैब्लिश किया गया है। ये जो ट्रेड गारंटी फंड है 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रेड गारंटी फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, बाय सेल हो रहा है एक्सचेंज में, ठीक है, वो सेटल हो, सेटल हो मतलब सेलर के पास कैश पहुंच जाए, बायर के पास शेयर पहुंच जाए, तो वो सेटल हो, इस बात की गारंटी देता है ये फंड, और जो भी सेटलमेंट है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो दिस इज ट्रेड गारंटी फंड। अगला है ब्रोकर कंटीजेंसी फंड। तो ब्रोकर कंटीजेंसी फंड बेसिकली क्या है? देखिए कंटीजेंसी मतलब क्या होता है? कंटीजेंसी मतलब सडन या आकस्मिक कह लीजिए, यानी ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड जो ब्रोकर है, अगर सपोज करिए उसको कुछ फंड की जरूरत पड़ गई, ठीक है, अगर उसके पास अचानक फंड की कुछ शॉर्टेज वगैरह हो गई, तो उस केस में ये फंड, उस केस को डील करने के लिए फंड बनाया गया है ब्रोकर कंटीजेंसी फंड। ठीक है, जुलाई 1997 में स्टैब्लिश किया गया था टू ग्रांट रिफंडेबल एडवांस टू मेंबर, यानी स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर हैं बेसिकली
जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनको रिफंडेबल एडवांस देने के पर्पज से बनाया गया था ये फंड, ताकि अगर टेम्परेरी कुछ मिसमैच हो जाए, टेम्परेरी फंड की शॉर्टेज हो जाए, तो ब्रोकर्स को पैसा मिल जाए। ठीक है। एंड इसके लिए इनिशियली जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एक नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है इस फंड में। ठीक, तो ये तीसरा वे हुआ। चौथा क्या है? इंश्योरेंस कवर। तो बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका टाई अप है बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, इसका टाई अप है। एंड इन इंश्योरेंस कंपनी के तहत जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है। किसको? जो भी एक्सचेंज है उसका भी इंश्योरेंस होता है, एक्सचेंज से जो अटैच मेंबर्स हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है, जो क्लियरिंग हाउसेज है, क्लियरिंग हाउसेज जो है उनका भी इंश्योरेंस होता है। एंड दिस इंश्योरेंस इज कंपल्सरी, ये इंश्योरेंस कंपल्सरी है। ठीक, तो ये चौथा वे है जिससे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिफॉल्ट। ठीक, अब पांचवा और आखिरी वे क्या है? इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। इन्वेस्टर के अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं, कुछ मतलब कह लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इन्वेस्टर के साथ कुछ डिस्प्यूट वगैरह हुआ, ठीक है, तो वो सॉल्व होने चाहिए। तो उसके लिए बीएससी ने इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल स्टैब्लिश किया है। ठीक है, और उसके तहत ये देखिए मैं लिखा है, द एक्सचेंज हैज एक्टिव एंड इफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। यानी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, चाहे दो स्टॉक ब्रोकर के बीच में, ठीक है, या स्टॉक ब्रोकर एंड इन्वेस्टर के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाए। तो इसके लिए इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल स्टैब्लिश किया गया है, जिसका काम है सेटल करना डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडिंग मेंबर। यानी इन्वेस्टर एंड ट्रेडिंग मेंबर या दो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म यानी ट्रेडिंग मेंबर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो सॉल्व करने का काम किसका है? इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल का है। ठीक है, एंड अगर गिल्टी पाया जाता है, इवन कंपनी का भी, ठीक है, कंपनी ने किसी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड वगैरह किया, ठीक है, तो उस केस में भी इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल उसको सॉल्व करता है। एंड अगर गिल्टी पाया जाता है, ठीक है, अगर कोई कंपनी गिल्टी पाई जाती है तो उस कंपनी को डीलिस्ट भी किया जा सकता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। ठीक, तो ये 5 वेज हैं जिनसे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट करता है अपने इन्वेस्टर को, अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिफॉल्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूं। अब मैं अगले लेक्चर में एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आज हमने बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बहुत डिटेल में समझा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ओरिजिन कहां से हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेडिंग, सर्विलेंस सिस्टम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, तो ये सब हमने डिटेल में समझाया आज। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।